वंदे मातरम दोस्तों, मेरे चैनल अमेजिंग साइंस पर आपका स्वागत है। तो आज का टॉपिक है गैमेटोजेनेसिस। तो स्टार्ट करते हैं। द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, द टेस्टिस इन द मेल एंड द ओवरीज इन द फीमेल प्रोड्यूस गैमेट्स, स्पर्म एंड ओवम रिस्पेक्टिवली बाय द प्रोसेस कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। तो जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरीज। टेस्टिस है और टेस्टिस और ओवरी दोनों गैमेट्स का क्या करते हैं, गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। और जो स्पर्म होता है वो टेस्टिस से प्रोड्यूस होता है और जो ओवम होता है वो ओवरी से होता है। इस कारण मेल को मेल में जो गैमेट्स होता है उसको स्पर्म बोलेंगे और फीमेल में जो गैमेट्स होता है उसको ओवम बोलेंगे। और ये जो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स होता है उसको क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। और स्पर्म के फॉर्मेशन को स्पर्मेटोजेनेसिस और ओवम के फॉर्मेशन को oogenesis। तो हम आगे स्टार्ट करेंगे कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, इसका प्रोसेस क्या है। इन टेस्टिस द इमेच्योर जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस स्पर्म बाई स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रोसेस है वो इमेच्योर जो मेल जर्म सेल होता है या उसको क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोगोनिया बोलेंगे, उससे क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। आपको पता है कि मेल जर्म सेल है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में बनता है। उसके आगे ये जो पूरा जो प्रोसेस है एट प्यूबर्टी टाइम में कंप्लीट होता है। द स्पर्मेटोगोनिया, अगर हम इसको सिंगुलर फॉर्म में बात करेंगे तो स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट ऑन द इनसाइड वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मल्टीप्लाई बाय माइटोटिक डिवीजन एंड इंक्रीज इन नंबर। तो इसमें जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है उसी में ही क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट रहता है और माइटोटिक डिवीजन होते हैं उसमें, और इसके नंबर को क्या करते हैं, इंक्रीज कर लेता है। कि कुछ जो स्पर्मेटोगोनिया है वो बार बार उसमें माइटोटिक डिवीजन होगा तो क्या हो जाएगा, उसका नंबर इंक्रीज हो जाएगा। इच स्पर्मेटोगोनिया इज डिप्लॉयड इन कंटेन 46 क्रोमोसोम। अब जो स्पर्मेटोगोनिया है वो क्या होता है, डिप्लॉयड होता है। डिप्लॉयड मतलब कि इसमें जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो पूरे होते हैं, मतलब 46 होते हैं। सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट पीरियोडिकली अंडरग्रो मियोसिस। अब आगे ये प्रोसेस होना है मियोसिस का, तो उस टाइम में स्पर्मेटोगोनिया होते हैं। कुछ जो स्पर्मेटोगोनिया होते हैं उसको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोलते हैं। ए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कंप्लीट्स द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन रिडक्शन divisions leading to formation of two equal haploid cell called secondary spermatocyte which have only 23 chromosome each। अब आगे ये इसमें क्या होता है कि मियोटिक डिवीज़न होगा किसमें, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, और वो क्या होता है टू इक्वल हेप्लॉइड सेल में डिवाइड हो जाता है, फॉर्म हो जाता है। इसको सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बोलेंगे, जो कि 23 क्रोमोसोम रखता है। मतलब हेप्लॉइड होगा तो 23 होगा और डिप्लॉइड होगा तो 46 होता है। उसके बाद द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगोट द सेकेंड मियोटिक डिवीजन टू प्रोड्यूस 4 इक्वल हेप्लॉइड स्पर्मेटिड्स। अब आगे जो क्या बना था, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना था, उसके बाद वो जो मियोसिस होगा वो क्या होगा, सेकेंड मियोसिस होगा, क्योंकि मियोसिस होता है वो 1 और 2 होता है। तो आगे मियोसिस, सेकेंड मियोसिस के बाद क्या होता है कि जो स्पर्मेटिड है वो कितना बनता है, वो 4 बनता है, यहाँ 4 स्पर्मेटिड बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पूछ रहा है व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द स्पर्मेटिड। तो कितने होंगे, ये हेप्लॉइड होंगी, इसका इसमें कितने होंगे, 23 होंगे। द स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफॉर्म इनटू स्पर्मेटोजोआ स्पर्म बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, स्पर्मियोजेनेसिस को बोलेंगे जब ये स्पर्मेटिड बन जाएगा और आगे स्पर्म या फिर स्पर्मेटोजोआ का फॉर्म करेगा तो इसको स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। आफ्टर द स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म heads become embedded in the Sertoli cell and are finally released from the seminiferous tubules by the process of spermiation। तो आगे इसमें जो स्पर्मियोजेनेसिस के बाद जो स्पर्म होता है अपने हेड को सर्टोली सेल के अंदर इम्बर्ड कर देता है। ठीक है, उसमें धंस के रहता है और फाइनली फिर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से क्या होता है, वो रिलीज़ होता है। इस प्रोसेस को स्पर्मिएशन बोलते हैं। ये फ्रेंड्स यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं कि स्पर्मेटोगोनिया है, इस टाइप से स्ट्रक्चर दिखेगा, इसमें कुछ सर्टोली सेल होंगे, है ना। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर का, टेस्टिस के अंदर की स्ट्रक्चर है। वो फिर कैसे कैसे होगा, वो
वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड, इस टाइप से ये क्या होगा डेवलप होता जाएगा और फाइनली स्पर्मेटिड, फिर इसके बाद फिर स्पर्मेटोजोई स्पर्म को क्या होगा फॉर्मेशन होगा। तो इस स्ट्रक्चर भी से आप अच्छे से समझ सकते हो। अब आगे स्टार्ट करते हैं। Spermatogenesis start at the age of the puberty due to significant increase in the secretion of gonadotropic releasing hormones GnRH। अब स्पर्मेटोजेनेसिस जो एक एज में स्टार्ट होता है प्यूबर्टिक टाइम में, और उसमें उसका क्या होता है जो कुछ हार्मोन्स होता है गोनाडोट्रोपिन वो रिलीज़ होता है, इसी टाइम में वो रिलीज़ होगा। दिस इफ़ यू रिकॉल ए हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स, और इसको हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स भी बोलते हैं क्योंकि ये हाइपोथैलेमस से क्या होता है वो रिलीज होता है। द इंक्रीज्ड लेवल ऑफ GnRH देन एक्ट एट द इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड स्टिमुलेट इंक्रीज ऑफ 2 नंबर गोनाडोट्रोपिन। एक फर्स्ट होगा जो LH होगा और सेकेंड। अब आगे जो हाइपोथैलेमिक जो हार्मोन्स होगा या फिर GnRH होगा वो इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे क्या करेगा वो जाके एक्ट करेगा और वो 2 गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स को क्या करेगा वो सिक्रेट करेगा। और जो 2 जो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स है वो है, एक होता है LH होता है और सेकेंड होता है वो FSH होता है। LH का फुल फॉर्म होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स और FSH को फुल फॉर्म होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। अब इसका काम क्या होता है ये देख लीजिए। जो LH एक्ट एट द लेडिक सेल एंड स्टिमुलेट सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन। तो जो LH होता है वो लेडिक सेल पर जाके एक्ट करेगा और कुछ जो हार्मोन्स होगा, ठीक है, जैसे कि एंड्रोजन होगा उसको सिंथेसिस करेगा, उसके बाद उसका क्या करेगा सिक्रीशन करेगा। एंड्रोजन इन टर्न स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, और ये एंड्रोजन है वो क्या करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए हेल्प करते हैं, ठीक, इस प्रोसेस को आगे में स्टिमुलेट करता है। FSH act on the Sertoli cell and stimulate secretion of the factor which help in the process of spermiogenesis। अब आगे जो FSH होता है, FSH होगा सर्टोली सेल पर एक्ट करेगा और स्टिमुलेट करेगा किसके कुछ फैक्टर्स को जो स्पर्मियोजेनेसिस कर सके। और स्पर्मियोजेनेसिस आपने पढ़ा है जो स्पर्मेटिड से स्पर्म को जो फॉर्मेशन होता है उसको क्या बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं, ये है। अब आगे हम बात करेंगे कि कौन कौन से स्ट्रक्चर है जो पर्टिकुलर स्पर्म में दिखता है, ठीक है। तो ये स्पर्म का स्ट्रक्चर है, आपको स्पर्म के स्ट्रक्चर पे दिख रहा होगा कि एक जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है पूरे स्पर्म को कवर करके रखता है, और साथ ही जो ये 3 पार्ट में से डिवाइड रहता है। यहाँ से ये ऊपर जो पार्ट होगा वो हेड होगा, फिर जो मिडिल लेयर और ये मिडिल पीस होगा ये वाला, और हेड और मिडिल पीस को एक नेक रीजन है वो क्या करता है वो डिवाइड करता है, और नीचे फिर क्या होता है वो टेल होता है ये, ठीक है। ये डायग्राम है स्पर्म का। और इसमें अगर मैं डायग्राम में अगर बता दूं तो इसमें जो स्टार्टिंग जो पार्ट होगा उसमें एक्रोसोम होता है, और इसमें क्या करते हैं कुछ एंजाइम सिक्रीशन होता है जो ओवम को फ्यूज़ करने के टाइम ये क्या करता है हेल्प करता है। इसके जो सेंटर में कुछ न्यूक्लियस कंटेंट रहते हैं, ठीक है, क्रोमोसोमल मटेरियल रहता है, और इसके अंदर ये पता है कि स्पर्म जो हैप्लॉइड होती है इसका इसमें हाफ मतलब कि हैप्लॉइड इसमें न्यूक्लियस ये रहेगा इसमें। उसके बाद मिडिल पीस में कुछ जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो क्या करता है वो इसके स्विमिंग के लिए इसके मूवमेंट के लिए कुछ एनर्जी इससे रिलीज़ करता है। तो इस टाइप से ये मूवमेंट करते हुए वो वेजाइना तक पहुंचता है। तो ठीक है, इसके लिए फिर हम लाइन टू लाइन एनसीईआरटी का जो एक बेस है उसको कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Let us examine the structure of sperm. It is microscopic structure composed of head, neck, middle piece and tail. तो जो स्पर्म होता है एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है जो कि हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल में क्या रहता है वो कंपोज्ड रहता है, मतलब इस सबसे मिलकर स्पर्म बना होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वेलप द होल बॉडी ऑफ द स्पर्म। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो पूरे बॉडी को क्या करता है वो इन्वेलप करके रखता है, कवर करके रखता है स्पर्म के। द स्पर्म head contained a elongated haploid nucleus and interior portion of the which is covered by the cap like structure acrosome। अभी जो स्पर्म का हेड होता है उसमें क्या होता है एक हेप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, और जो इंटीरियर पोर्शन मतलब अपर वाले पोर्शन को अगर आप देखेंगे कैप लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा उसको बोलेंगे एक्रोसोम। द एक्रोसोम इज फिल्ड विद द एंजाइम द हेल्प फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम। और जो एक्रोसोम है वो क्या करता है कुछ एंजाइम सिक्रीशन करता है जो ओवम के फर्टिलाइज में क्या करता है हेल्प करता है। द मिडिल पीस पोसेस न्यूमेरस
numerous mitochondria which produce energy for the movement of tail that facilitate sperm motility essential for fertilization। अब ये इसमें क्या होता है, जो मिडिल पीस होता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है और स्पर्म को मूवमेंट में क्या करता है, हेल्प करता है कि इजली वो मोटिलिटी करके फर्टिलाइजेशन के लिए वो जा सके। इसके बाद फिर द ह्यूमन मेल्स एजैकुलेट्स अबाउट 200 to 300 million sperm during a coitus, of which for the normal fertility at least 60% sperm must have normal shape and size, at least 40% they must show vigorous motility। तो इसमें एक बार जो एजैकुलेट होता है या फिर क्वाइटस होता है, इंटरकोर्स होता है, उसमें 200 से 300 मिलियन के आसपास स्पर्म क्या करता है, वो सिक्रेट होता है, फर्टिलिटी के लिए होता है, जिसमें से 60% जो होता है वो नॉर्मल शेप साइज का होता है और जो 40% होता है वो उसमें क्या होता है, विग्रोस मोटिलिटी होता है। और आगे फिर स्पर्म रिलीज होगा सेनिफर ट्यूब्यूल्स से, तो किस कैसे आगे प्रोसेस होगा ये करेंगे। ये स्ट्रक्चर था वो स्पर्म का था। स्पर्म रिलीज्ड फ्रॉम द सेनिफर ट्यूब्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय द नेसेसरी डक्ट। अब स्पर्म है वो रिलीज होगा सेनिफर ट्यूब्यूल्स से और क्या करेगा, वो ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, वो नेसेसरी डक्ट से। सिक्रीशन ऑफ एपिडेमिस, वास डिफरेंस, सेमिनिकल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट आर एसेंशियल फॉर द मैच्योरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। तो जितने भी एसेसरी डक्ट है, एपिडेमिस है, वास डिफरेंस है, सेमिनिकल वेसिकल्स ग्लैंड है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये सब क्या करते हैं, ये मैच्योरेशन के लिए और मोटिलिटी के लिए, स्पर्म के मैच्योरेशन मोटिलिटी के लिए क्या करते हैं, सभी ये हेल्प करते हैं। द सेमिनिकल प्लाज्मा अलॉन्ग विद द स्पर्म कंस्टिट्यूट द सीमन। और वो क्या करता है, जो सेमिनिकल वेसिकल्स होता है वो कुछ प्लाज्मा सिक्रेट किया रहता है, उसमें स्पर्म होता है, इसका नेक्स्ट इसको क्या बोलते हैं, सीमन बोलते हैं। The function of the male sex reductor and glands are maintained by the testicular hormones androgen। तो इसमें जो मेल सेक्स एसेसरी डक्ट होता है वो और एक कुछ ग्लैंड होते हैं वो मेंटेन करके रखते हैं किसको, टेस्टिकुलर हार्मोन्स को। ठीक है, ये कुछ जो एंड्रोजन हार्मोन्स है उसके द्वारा ये पूरे जो ग्लैंड्स हैं, ठीक है, डक्ट हैं, वो क्या रहते हैं, इसके फंक्शन है वो सब मेंटेन होके रखते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वीडियो में हम oogenesis देखेंगे कि ओवम का फॉर्मेशन कैसा हुआ। और ये वीडियो अगर आपको समझ आया, अच्छा लगा, तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।